नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वर्षा श्रीवास्तव। खास कार्यक्रम में बात अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार शाम संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। चीन और पाकिस्तान के राष्ट्र अध्यक्ष मोदी से पहले बोल चुके थे। मोदी ने इन दोनों देशों को तो इस विश्व मंच से जवाब दिया ही, साथ ही ये भी साफ कर दिया कि खुद संयुक्त राष्ट्र में सुधार की कितनी जरूरत है। पीएम के भाषण की 5 अहम बातें जानेंगे और उनके मायने भी जानेंगे। पहला, पाकिस्तान। आपको बता दें कि पाकिस्तान का मसला क्या था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने शुक्रवार को कश्मीर और अफगानिस्तान पर काफी जहर उगला। उन्होंने कई बार भारत और कश्मीर का नाम भी लिया। मोदी जब शनिवार को बोलने खड़े हुए तो हमेशा की तरह उन्होंने पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया, लेकिन जवाब करारा दिया। दूसरी बात अगर करेंगे प्रधानमंत्री का जवाब इस पे क्या था, तो जो देश आतंकवाद को पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है जितना वो दुनिया के लिए है। दूसरी बात मोदी जी ने करी अफगानिस्तान की। मसला ये था कि पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान में दखलंदाजी कर रहा है। पंजशीर में उसने तालिबान की मदद के लिए एयरफोर्स का चुपके से इस्तेमाल किया। इमरान खान सरकार तालिबान के कंधे पर बंदूक रखकर दुनिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। मोदी का इस पर जवाब था कि यह तय करना होगा कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद और आतंकवादी हमलों के लिए ना हो पाए। इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि अफगानिस्तान का इस्तेमाल कोई देश अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर सके। इस वक्त अफगानिस्तान की महिलाओं, बच्चों और माइनॉरिटीज को मदद की जरूरत है और इस पे हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। तीसरा मसला, चीन। मसला यह था कि हिंद और प्रशांत महासागर में चीन रोज नई चालों चल रहा है और इसके जरिए दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। मोदी जी ने 5 अहम बातें की थी, इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए अनुपम तिवारी, रक्षा विशेषज्ञ, सुमन शर्मा, रक्षा विश्लेषक। बात करेंगे मोदी जी के भाषण की। 5 अहम बातें थी, उन्होंने बिना नाम लिए चीन और पाकिस्तान पर हमला बोला। पहले बात करेंगे अनुपम तिवारी से। आपसे जानना चाहेंगे कि इसको किस तरीके से देख सकते हैं, मोदी जी ने जो चीन और पाकिस्तान का बिना नाम लिए उन पर हमला बोला। मोदी जी के भाषण के बारे में जितना कहा जा रहा है कि बहुत स्टेटमेंट लाइक भाषण था और ये ऐसा था जिसके बारे में विदेशियों ने, खासकर पाकिस्तान और चीन के जो आला दर्जे के राजनीतिज्ञ हैं, उन्होंने भी नहीं सोचा था कि मोदी जी इतने तल्ख शब्दों में उनका काउंटर करेंगे। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो मोदी जी अपनी भूमिका पर बहुत ही सशक्त होकर के उभरे हैं। मोदी जी ने स्पष्ट रूप से ये बता दिया है कि उनकी चुनौतियां क्या हैं, यानी भारत की चुनौतियां क्या है और भारत आने वाले चैलेंजेस से निपटने के लिए क्या तैयारी कर रहा है। भारत स्पेसिफिक होते हुए भी मोदी जी ने ग्लोबल गवर्नेंस की बात कही है। मोदी जी ने बार बार इस चीज के बारे में कहा है कि दुनिया जिस तरह से एक धरने में काम कर रही है उस पर परिवर्तन की सख्त जरूरत है और इसीलिए इस भाषण को बहुत ही आला दर्जे का मानता हूं, क्योंकि उन्होंने उन मुद्दे को उठाया है जिस मुद्दे को उठाने से आज तक भारत के तमाम लीडरान बचते रहे हैं। मोदी जी ने यूएन रिफॉर्म्स की बात करी, मोदी जी ने डब्ल्यूएचओ की, आईएमएफ के रिफॉर्म की बात करी। चीन और पाकिस्तान का नाम नहीं लेना मोदी जी की एक शख्सियत बन चुकी है यूएनजीए के अंदर। वो हर बार जाते हैं और वहां पर चीन और पाकिस्तान का बिना नाम लिए हुए उन पर सख्त हमले करते हैं, करारे हमले करते हैं और इस बार भी ऐसे ही अपेक्षा थी और मोदी जी ने वही काम किया है। लेकिन इस चीज से मुझे थोड़ा सा एक ताज्जुब ये होता है कि मोदी जी बार बार ये कर रहे हैं, लेकिन चीन और पाकिस्तान के ऊपर इसका रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा है। यानी कि कुछ इस बीमारी को दूर करने के लिए कुछ और सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है और मोदी जी को इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि यूएन जनरल असेंबली में भाषण दे लेना, अच्छे ढंग से अपनी बात को प्रस्तुत कर लेना बहुत ही अच्छा है, सकारात्मक है, लेकिन आगे इन चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत को क्या रणनीति अपनानी पड़ेगी उसके बारे में भी विचार करना चाहिए। मुझे लगता है मोदी जी इस बार जो उनका तल्ख रवैया था उसके आगे भी वो कुछ सोच करके रखे हुए हैं। चीन के ऊपर उन्होंने सीधा सीधा प्रहार किया है कि वो समुद्री सीमाओं का उल्लंघन कर रहा है, यानी मोदी जी का सीधा सीधा इशारा साउथ चाइना सी के ऊपर था, जहां पर चीन ने लगातार आक्रामक रुख अपना के रखा हुआ है। शायद मुझे लगता है कि शायद आने वाले भविष्य में साउथ चाइना सी की जो पॉलिटिक्स चल रही है, जिसमें दुनिया के बड़े बड़े देश शामिल हैं, अमेरिका है, फ्रांस है और जापान है, उनके साथ साथ अब हिंदुस्तान भी वहां पर दिखाई देगा। हिंदुस्तान के पास भी समुद्री ताकत अच्छी खासी है और हिंदुस्तान ये भी जानता है कि चाइना के साथ जो भी सीमा पर तनातनी है उसका जवाब भारत
समुद्र के ऊपर जरूर दे सकता है। यानी कि एक तरह से भविष्य की भूमिका मोदी जी ने तय कर दी है कि चीन को अगर शांति से रहना है तो बहुत बेहतर है, अगर वो शांति से नहीं रहना चाहता है तो साउथ चाइना सी के ऊपर, इंडो पैसिफिक पूरे क्षेत्र के ऊपर उसकी बाहों को मरोड़ने के लिए विश्व की तमाम शक्तियों के साथ साथ भारत भी अब शामिल होने वाला है। और रही पाकिस्तान की बात, तो पाकिस्तान एक ऐसा पड़ोसी है जो कि एक नासूर बन के पूरे विश्व को परेशान कर रहा है और भारत को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। अफगानिस्तान का नाम मोदी जी ने लिया है और अफगानिस्तान में जो भविष्य में भारत के लिए जो चिंताएं दिखाई दे रही हैं कि अफगानिस्तान की जमीन को हो सकता है आतंकवादी अपने लिए इस्तेमाल कर लें और भारत को परेशान करें या चीन को परेशान करें या पूरी दुनिया में गड़बड़ियां फैलाएं, उस लिहाज से ही मोदी जी ने जब स्पष्ट शब्दों में यह बात कही है कि अफगानिस्तान की जमीन को आतंकवाद के लिए उपलब्ध न कराई जाए और इस चीज को इंश्योर किया जाए कि पाकिस्तान जैसे देश, जिनका की इतिहास आतंकवाद का रहा है, वो देश कम से कम इसका फायदा न उठा पाए। और इसके लिए अब आगे किस तरह की कार्रवाइयां करनी पड़ेंगी, ये यूनाइटेड नेशंस को सोचना है, क्योंकि भारत ने अपनी चिंता जाहिर कर दी है, मोदी जी ने अपनी चिंता जाहिर कर दी है। अब आगे चलकर के यूनाइटेड नेशंस इस बात को कितना सीरियसली लेता है, ये देखने वाली बात है। और मोदी जी को, यानी भारत की जो विदेश मंत्रालय है, उस व्यवस्था को इस चीज को इंश्योर करना पड़ेगा कि जो बातें यूएनजीए के मंच से कही गई है वो कहीं सच न साबित हो जाए। यानी कि लगातार इसके ऊपर हमलावर रहना पड़ेगा और लगातार अपनी चिंताओं को विश्व की तमाम जमातों को बताते रहना पड़ेगा। जी, जिस हिसाब से मोदी जी ने अपनी बात रखी, उन्होंने सिर्फ चीन और पाकिस्तान को नहीं, संयुक्त राष्ट्र को भी नसीहत दी। भारत के मशहूर कूटनीतिज्ञ चाणक्य के विचार के हवाले से समझाया, कहा जब सही वक्त पर सही काम नहीं किया जाता तो उस वक्त ही उस काम की कामयाबी को खत्म कर देते हैं। मतलब ये कि संयुक्त राष्ट्र को भी कुछ नसीहत मिली है, उसको लेकर क्या कुछ अभी मायने निकाल सकते हैं हम? मैं सुमन शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे इस बारे में जानना चाहूंगी। आपने बिल्कुल ठीक बोला कि वो चाणक्य को जो उन्होंने कोट करा, तो वो बिना नाम लिए वो सीधा निशाना यूनाइटेड नेशंस और यूएनएससी की तरफ था, क्योंकि उनके ऊपर उनकी रेलेवेंस, इफेक्टिवनेस और रिलायबिलिटी को लेके सवाल हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि बेसिक क्वेश्चन यूएन से पूछे जा रहे हैं और जिनका जवाब जरूरी है। और उन्होंने एग्जांपल दिए कोविड ओरिजिन्स को लेकर और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट को लेकर। कुछ दिन पहले जिसको चाइना ने अपने दबाव से बंद करवाया था क्योंकि उनकी रैंकिंग्स पे फर्क पड़ रहा था, तो डेटा इरेगुलरिटी बोलकर ये रिपोर्ट निकलवानी बंद करवाई गई और उसका रीजन डेटा इरेगुलरिटी बताया गया, लेकिन उसमें असली रीजन ये था कि चाइना का अपना दबाव पड़ा हुआ है वर्ल्ड बैंक पर। तो ये वाली बात उन्होंने बिना किसी का नाम लिए उन्होंने सीधा मतलब निशाना किया है कि यूएन मतलब क्या दब रहा है और या बड़े बड़े पावर्स के दबाव में आता है, क्योंकि डब्ल्यूएचओ के ऊपर भी ये बोला गया था कि क्योंकि चाइना जैसे बड़ा पावर है और कोविड वहां से आया है, तो उन्होंने उसकी जांच करने से मना करवा दिया था और हर बार कोई ना कोई बहाना, और यहाँ तक उन्होंने कहलवाया था और डब्ल्यूएचओ से कहलवाया था कि इसका नाम वुहान वायरस है, चाइना वायरस ना बोला जाए, क्योंकि इससे रेसिज्म की बात आती है। तो ये वाली दोनों चीजें जो इम्पोर्टेंट हैं, जो कि कोई भी नहीं बोल रहा था, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री ने बोलकर बहुत ही एक अच्छा काम किया है और पूरी दुनिया का अटेंशन वो इस तरफ लेकर आए कि बड़े पावर्स के दबाव में और यूएन अपना रेलेवेंस खोता जा रहा है। तो अगर उसको अपनी रेलेवेंस बनाए रखनी है, एक तो रिफॉर्म्स की जरूरत है और ये जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है यूएन, तो ये बड़े पावर्स के दबाव में आकर जो करने वाले काम है वो भी कोई सवालों के जवाब नहीं, कुछ नहीं, कोविड ओरिजिन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और इस तरह की जो इतनी बड़े बड़े जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनका कोई जवाब कहीं दिया नहीं गया, जबकि सभी देशों ने इसका जवाब मांगा था और एक कमिटी भी गठन हुई थी अमेरिका की तरफ से कि 90 डेज में जवाब इन्वेस्टिगेशन करके आया जाएगा कि कोविड का ओरिजिन क्या है, लेकिन वो पूरी तरह खत्म कर दिया गया। किसी को वो अपने देश में आने नहीं दे रहे हैं और किसी को पता नहीं चल पा रहा है कि ये वायरस मैनमेड है या नेचुरल। तो ऐसी वाली जो सवाल उन्होंने बोले और पूछे हैं और बिना नाम लिए जो उन्होंने अटैक करा है चाइना, पाकिस्तान, यूएन और यूएनएससी को, तो ये अपने आप में ये वाली स्पीच इतनी अच्छी थी कि छोटी होते हुए भी इसमें सब तरह की बातें थी और उन्होंने सभी तरह की बातें बोलकर सवाल भी पूछे हैं और जहाँ पे उन्हें अटैक करना है उन्होंने बड़े सलीके से अटैक भी किया है। तो ये एक तरह से
बहुत ही अच्छी स्पीच है। बिल्कुल सुमन जी, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं सब उन्हें सुनते हैं, उनके भाषण की हमेशा तारीफ होती है। इस बार खास ये था कि उन्होंने पाकिस्तान और चीन के बारे में बात की, लेकिन बिना कुछ उनका नाम लिए हमला बोला, यूएन को भी नसीहत दी। एक बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कही वो थी वैक्सीन इशू और भारत का महत्व। हम सब जानते हैं कि कोरोना महामारी कितना व्यापक रूप ले चुकी थी और इसे कंट्रोल करने के लिए वैक्सीन का बहुत बड़ा योगदान रहा। भारत के बारे में भी उन्होंने बताया कि भारत ने अपना वैक्सीनेशन का जो लक्ष्य है वो किस तरीके से पूरा किया, इस पे बारे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की। अनुपम तिवारी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस बारे में जब नरेंद्र मोदी कह रहे थे तो भारत का जो उन्होंने अपना बताया, एग्जाम्पल पेश किया दुनिया के सामने, तो वो किस तरीके से हम देख सकते हैं? देखिए वर्षा, इस बात को दो तरह से समझे। एक तो उन्होंने भारत जिस तरह से लगातार ह्यूमैनिटेरियन एड दे रहा है पूरी दुनिया को, जिस तरह से मानवों का जो हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, और लगातार इस बारे में भारत 60-70 सालों से लगातार काम कर रहा था, उस चीज को दुनिया के सामने रखा और कोविड महामारी का एक नाम लेकर के, ऐसा एक उदाहरण पेश करके उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से बड़ी शक्तियां कोविड की वजह से अपने गेम को खेल रही हैं। मतलब उन्होंने उन पर निशाना भी साधा। आप याद करें वो दिन जब भारत की वैक्सीनों को अमेरिका और इंग्लैंड जैसे बड़े देशों ने नकार दिया था और कुछ इस तरह की अड़चनें पैदा करने की कोशिश करी जा रही थी कि उसको मान्यता देना है, किसी वैक्सीन को मान्यता नहीं देना है, किसी के ऊपर, भारत के ऊपर दबाव डाले गए थे कि वो रॉ मटेरियल विदेशी में जबरदस्ती मुहैया करवाए, मतलब तमाम तरह के रिस्ट्रिक्शंस लादे जा रहे थे। तो मोदी जी ने इनडायरेक्टली इस बात को भी उठाया है। उन्होंने जहां एक तरफ ओरिजिन को लेकर के चाइना के ऊपर सख्त निशाना साधा है और उन्होंने दुनिया को यह चीज चेताया है कि किस तरह से आप लोग आंख मूंद लेते हो और इतना बड़ा अपराध मानवता के खिलाफ जो चीन ने किया है, उस अपराधी को आप लोग खुला चले जा रहे हो। यानी कि मोदी जी ने कई तरह की चीजों को बहुत ही कम शब्दों में समझा दिया है और पूरी दुनिया अब ये मानने लग गई है कि क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, भारत के पास क्षमता है, भारत वैक्सीन निर्माण करके भारत ने दिखाया और डीएनए वैक्सीन की जो बात मोदी जी ने कही है वो भी अब सफल हो चुकी है। 12 वर्ष से अधिक के बच्चों को वैक्सीन लगाने के प्रोग्राम सब बहुत जल्द चालू होने वाले हैं और पूरी दुनिया को भारत ने कम से कम कोरोना वैक्सीन के मामले में ये करके दिखाया है कि अगर सच्चे मन से कोई काम किया जाए, अगर बिना किसी भेदभाव के कोई काम किया जाए, अगर मानवता के विकास के लिए कोई काम किया जाए तो वो हमेशा सफल होता है। इसमें दो चीजें देखने वाली है। एक तो किस तरह से भारत ने पूरी चैलेंज को स्वीकार किया। भारत के ऊपर बहुत जबरदस्त दबाव था, भारत का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह ढह चुका था पिछले 2 सालों में, उसके बाद भी भारत आज अपने पैरों पे खड़ा है। तो इसमें भारत की एक वही कर्तव्य निष्ठा है जो भारत सदियों से करता आया है, यानी कि भारत मजबूत होकर खड़ा रहता है और दूसरे देशों को राह भी दिखाता है। लेकिन अब समय ये आ गया है कि जो अपराधी हैं इस अपराध के, यानी जो कोरोना के ओरिजिन के लिए दोषी हैं, जो WHO जैसी संस्थाएं जिन्होंने कोरोना को लेकर के चीन को कभी कटघरे में खड़ा नहीं किया बल्कि उसका पक्ष लेते हुए दिखाई दिए, वो दोषी हैं। और अमेरिका और फ्रांस, अमेरिका और यूके जैसे देश जिन्होंने उस संकट की घड़ी में भी इस तरह की भेदभावपूर्ण कुछ नीतियां अपनाई कि वैक्सीन को लेकर के एक तमाशा सा खड़ा हो गया, तो वो सब भी दोषी है। यानी इन सबको एक इंट्रोस्पेक्शन का तरीका मोदी जी ने कल अपने भाषण में सिखाया है और मुझे लगता है कि ये वो संदेश जो देना चाहते थे वो स्पष्ट रूप से सारे जितने भी तत्व हैं, जितने भी एलिमेंट थे, जितने भी पार्टिसिपेटर्स थे, सबको पहुंच गया होगा। चीन को एक तरफ उन्होंने ओरिजिनेटर भी कहा है, उसके बाद चीन को उन्होंने ये भी कहा है कि इनडायरेक्टली कहा बिना नाम लिए हुए कि ऐसे देश जो कि उस समय दोनों की दुनिया की मदद कर सकते थे, जिस समय कोरोना फैल रहा था उन्होंने मुख मोड़ लिया था। अब चीन का जो अगर आप इतिहास उठा करके देखें 2 साल से, तो वैसा ही है। एक तरफ वो वुहान की लैबों से वायरस निकलते जा रहे थे, दुनिया में फैलते जा रहे थे और चीन अपने आप को एक कोकून में बंद करके रख लिया था। वो इस चीज को न पता लगाने दे रहा था, न इसके ऊपर साइंटिफिक अनुसंधान करने दे रहा था, न वैक्सीन के ऊपर काम उतनी तत्परता से कर रहा था जिसे दुनिया के पूरे देश कर रहे थे। यानी कि एक सधी हुई रणनीति थी चीन की और उस रणनीति को अब धीरे धीरे दुनिया समझ रही है, लेकिन केवल जबान पर लाने से बच रही है। भारत के प्रधानमंत्री ने कम से कम ये शुरुआत कर दी है कि चीन जैसे देश को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया गया है। जी, जिस हिसाब से मोदी जी का भाषण अगर देखा जाए, उसका आकलन किया जाए, तो उन्होंने आतंकवाद के मुद्दे को भी उठाया। उन्होंने आतंकवाद के मुद्दे पर बात करी। यूएन के मन से चीन और पाक का बिना नाम लिए उन्होंने निशाना तो साधा ही, लेकिन राष्ट्र यूएन को जो उन्होंने नसीहत दी कि उन्हें खुद में सुधार करना होगा। कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि इन सवालों को कोविड, आतंकवाद और अफगान संकट से गहरा कर देखा जा रहा है। सुमन जी, इसको हम क्या समझे कि यूएन को भी उन्होंने नसीहत दे दी है? यूएन को किस तरीके से सुधार करने की जरूरत है?
देखिए, यूएनएससी के परमानेंट मेंबरशिप के लिए G4 कंट्रीज तो हैं ही, और उन्होंने टाइम टाइम पर अपना जॉइंट स्टेटमेंट भी निकाला है, जापान, जर्मनी, ब्राजील और इंडिया। लेकिन इंडिया सबसे बड़ा दावेदार इसलिए माना जाता है क्योंकि वो सबसे बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है पूरे वर्ल्ड में, और हमेशा मतलब एक पैटर्न, एक शांतिपूर्वक डेमोक्रेटिक प्रोसेस फॉलो हुआ है हमेशा से यहाँ। कभी कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं रहा है हिंदुस्तान का कि जो वायलेंस के साथ रिलेटेड हो, तो वो सबसे बड़ा दावेदार माना जाता है। और इसको जो P5 है उनमें से 3 देश तो इसको एंडोर्स करते ही हैं, फ्रांस, यूके और यूएस। रशिया और चाइना ने, क्योंकि वीटो वाली बात है, तो इन दोनों ने हमेशा से ये नहीं चाहेंगे, और स्पेशली चाइना कि एक और राइजिंग पावर, एक और मेजर रीजनल पावर एशिया का आसपास हो, तो इन्होंने हमेशा से इसको वीटो किया है, आने नहीं दिया है, और ये बहस इतने सालों से चल रही है और अभी भी चली रही है। तो एक तो ये है ही कि इसका रिफॉर्म होना चाहिए, और हिंदुस्तान से बड़ा दावेदार इस पोस्ट के लिए कोई और है नहीं। कोविड की आपने जैसे बात करी, प्रधानमंत्री ने कोविन ऐप को लेकर भी उन्होंने जो कहा, वो इतना जबरदस्त ऐप है और इतना कामयाब है पूरे वर्ल्ड में। और अभी थोड़े दिन पहले यूके ने जो एक रोक लगाई है, क्वारंटीन करने के लिए बोला है कि वैक्सीन लगे हुए इंडियंस भी क्वारंटीन करेंगे, क्योंकि उन्हें कोविशील्ड के साथ दिक्कत नहीं है, उनको सर्टिफिकेट जो कोविन ऐप में जो वो जो QR कोड है उससे दिक्कत है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड ये मान ही नहीं पा रहा है कि इतना डिजिटली एडवांस कंट्री हिंदुस्तान बन सकता है। तो वो कोविन ऐप इतना सक्सेसफुल है, और लास्ट ईयर ही इसकी सक्सेस को देखकर प्रधानमंत्री ने और इंडियन गवर्नमेंट ने इसको ओपन किया था पूरे वर्ल्ड के लिए, कि इतने सारे 100 से ऊपर देशों ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया था। तो उन्होंने ये भी बोला कि कम मेक वैक्सीन इन इंडिया। कल उन्होंने सारी दुनिया को दावत दी है कि वो यहाँ आए, और वो जो 12 साल के बच्चों को जो वैक्सीन है, जो जैसे अभी सर ने बताया, उसके अलावा वो उन्होंने नेजल वैक्सीन के बारे में बोला कि वो भी इंडिया डेवलप कर रहा है। ये सारी चीजें इतनी एडवांस्ड हैं, और इतने कम समय में और इतनी तेजी से हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है इस पर्टिकुलर फील्ड में। ये वाली चीज बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज को इतनी आसानी से उनके गले से नहीं उतरती है। तो उन्होंने कल यूएन के प्लेटफॉर्म से जिस तरह कहा कि वैक्सीन में और कोविड के क्वाड कंट्रीज में भी जो इनिशिएटिव वैक्सीन का है, उसकी भी जिम्मेदारी बहुत बड़े हद तक हिंदुस्तान पे है। और मार्च में जो वर्चुअल समिट हुआ था उसमें भी इंडिया के ऊपर थी, लेकिन वो सेकेंड वेव की वजह से थोड़ा डिरेल हो गया मामला। अभी भी जो क्वाड समिट हुई है उसमें भी क्वाड वैक्सीन को लेकर बहुत जोर शोर से आगे चारों देश बढ़ेंगे, और उसमें इंडिया बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। तो कोविड जहाँ एक तरह से ये समझा जा रहा है कि चाइना ने पूरी दुनिया में कोविड फैलाया है, तो इंडिया अब वो वाला वैक्यूम फिल करेगा कि पूरी दुनिया को कोविड से किसने बचाया है जी। तो वो वाली चीज है, और उसमें बहुत हद तक इंडिया आगे आया है, क्योंकि छोटे मोटे देशों की जो इतनी पॉपुलेशन है उतनी तो वैक्सीनेशन इंडिया में हो चुकी है। तो ये एक बहुत ही बड़ा कदम है, और इंडिया पूरे ग्लोबल स्टेज के ऊपर इस चीज के लिए जाना जा रहा है। जी देखिए, क्वाड देशों में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्षों की पहली इन पर्सनल मीटिंग शुक्रवार को व्हाइट हाउस में हुई थी। शामिल प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें क्वाड की पहली इन पर्सनल बैठक बुलाने के लिए बाइडेन का शुक्रिया अदा भी किया था। उन्होंने इसमें आतंकवाद के मुद्दे पर काफी ज्यादा बात करी। हम सब जानते हैं कि अफगान तालिबान में जो हुआ उसका कहीं ना कहीं सारे देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया। भारत की सुरक्षा के मायने से भी कई बातें निकलकर सामने आई थी। अनुपम जी, आतंकवाद के मुद्दे पर लगातार बातचीत की जा रही है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय मंच से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बारे में बात की। क्या लगता है, किस तरीके से देखें? देखिए, पिछले 3-4 महीनों में दुनिया का जो गणित है बहुत तेजी से बदला है। अफगानिस्तान में अमेरिका का जो एग्जिट था उसने बहुत सारे नियमों की धज्जियां उड़ा करके रख दी हैं। अमेरिका के जाने के बाद फौरी तौर पर पाकिस्तान को फायदा होता हुआ दिख रहा था, लेकिन किसी ने यह अपेक्षा नहीं करी थी कि तालिबान जैसे क्रूर शासन की बैकअप के लिए चीन जैसी बड़ी शक्ति भी आ जाएगी। और चीन आया, और चीन के आने के बाद पूरा का पूरा पासा ही पूरे क्षेत्र का पलट गया है। अब लोग ये देखने लगे हैं कि चीन की शह पर तालिबान के माध्यम से आतंकवादियों की एक ऐसी जमात खड़ी हो सकती है जो पूरी दुनिया में तबाही मचा सकती है। देखिए, तालिबान कौन लोग हैं? तालिबान वो लोग हैं जो जिनका पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं है। नाम भले उनका तालिबान है, यानी वो शिक्षा के क्षेत्र से आए हुए हैं, लेकिन हकीकत में वो लड़ने वाले लोग हैं। वो
कबीलाई लोग हैं जो कि आज भी मध्ययुगीन संस्कृति को फॉलो करना चाहते हैं, उसकी तरह से लड़ना चाहते हैं और एक तरह से ये कह सकते हैं जानवरों जैसी विचारधारा रखने वाले लोग हैं। तो अब उनको क्या चाहिए होता है, उनको लड़ने के लिए कोई एक मुल्क चाहिए होता है, कोई एक पर्टिकुलर एरिया चाहिए होता है। आज अगर उनकी अफगानिस्तान में सत्ता स्थापित हो गई है तो ऐसा नहीं कि वो शांत बैठने वाले हैं, वो फिर भी लड़ाई लड़ते रहेंगे, कहीं ना कहीं लड़ेंगे। वो आज कोई नहीं मिलेगा तो वो आपस में ही लड़ते रहेंगे, या फिर पाकिस्तान को परेशान करेंगे या फिर आसपास के पड़ोसी देशों को परेशान करेंगे। अब देखिए, सबसे बड़ा खतरा इसे भारत से इस तरह से है कि एक धार्मिक कट्टरता इसकी वजह से पनप रही है तालिबान की वजह से, और उस धार्मिक कट्टरता का निशाना हिंदुस्तान पिछले कई सालों से बनता हुआ चला आया है। और भारत के पास भारत का जो एक मुख्य जो हथियार है वो है भारत की संरक्षा तंत्र, जिसने भारत की सुरक्षा बहुत तमाम तरह से की है, कई सालों से करती रही है। लेकिन अब तालिबान के उभरने के बाद भारत को एक डर ये भी सता रहा है कि वो ऐसे कुछ तत्व जो भारत के अंदर रह रहे हैं, जो कि स्लीपर सेल के रूप में एक्टिवेट हो सकते हैं, जो कि भारत के गद्दार हो सकते हैं, जो कि भारत को अंदर से नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको भी तालिबान से ताकत मिल सकती है। और इसमें सपोज चाइना, पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ साथ कुछ ऐसे एलिमेंट जो दुनिया भर में फैले हुए हैं वो लोग कर सकते हैं। तो भारत का जो डर है, भारत की जो चुनौतियां हैं, भारत के जो चैलेंजेस हैं, वो सबसे सामने थे। और इसी वजह से कल प्रधानमंत्री ने खुल करके इसके ऊपर बोला कि अफगानिस्तान की धरती को आतंकवाद के लिए इस्तेमाल ना होने दिया जाए, क्योंकि आज अफगानिस्तान के अंदर जो मुख्य प्लेयर्स बचे हुए हैं वो है पाकिस्तान और चाइना। और पाकिस्तान और चाइना दोनों का ऐसा इतिहास है और ऐसा वर्तमान है कि ये दोनों लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देते रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। इसलिए अगर इन पर आज से नकेल नहीं कसी गई तो पूरी दुनिया को लंबे समय तक बहुत कष्ट भुगतना पड़ेगा। तो भारत ने UNGA के मंच से इस बात को पूरी दुनिया के सामने उठाया है कि ये चैलेंज केवल भारत का नहीं है, भारत को चैलेंज तो सारी दुनिया देख ही रही है कि अगर तालिबान के आतंकियों ने 1990 के दशक में जिस तरह से भारत के खिलाफ, कश्मीर के खिलाफ आतंकवादियों का समर्थन किया था और कुछ मुजाहिदीन पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ मिलकर के भारत में घुस भी आए थे और कश्मीर को उथल-पुथल करने की कोशिश करी थी, वैसा ही दोहराव एक बार फिर से हो सकता है। तो भारत की चिंताएं पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन भारत के साथ साथ आज चिंता पूरे विश्व को करनी है। और यही बात बताने में भारत सफल हुआ था कि सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, पूरी दुनिया की समस्या है। चीन और पाकिस्तान दोनों को खुद ये बात समझ में आनी चाहिए, जैसा कल मोदी जी ने कहा था कि जो देश आतंकवाद को टूल के रूप में प्रयोग करते हैं, सीधा सीधा इशारा उनका पाकिस्तान की तरफ था, चीन की तरफ था, उनको भी आगे कष्ट हो सकता है, वो भी परेशान हो सकते हैं आतंकवाद से। और पाकिस्तान को इस बात को समझ जाना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान में लगातार आतंकवादी हमले होते रहे हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक ऐसा वहां पर कुर्बा खड़ा हो गया जो कि उनको लगातार परेशान करेगा। और ये जो तालिबान है, जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि इनको लड़ने के लिए कोई चाहिए, अगर कोई नहीं मिलेगा इनको लड़ने के लिए तो वो पाकिस्तान के ऊपर ही हमलावर हो जाएंगे। इनको हथियार है इनके पास पैसा है, इनके पास ड्रग्स है, इनके पास हर वो चीज है जो इंसानियत को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इन पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। भारत ने अपनी चिंता जाहिर कर दी है, भारत अपनी सुरक्षा के प्रति सुदृढ़ है। देखिए, भारत ने अपनी सुरक्षा के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, लेकिन दुनिया को जरूर चेता दिया है कि ऐसे आतंकवादियों को अभी पकड़ना जरूरी है, अभी इन पर लगाम लगाना जरूरी है, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। UNGA में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बारे में कई बातें की, हिंद महासागर के बारे में बात की, भारत की विविधता के बारे में बात की, रविन्द्रनाथ टैगोर से लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय तक का जिक्र किया और चाणक्य का भी जिक्र किया। सुमन जी, क्या लगता है भारत हमेशा और मजबूत होता जा रहा है? जब भी प्रधानमंत्री विदेश दौरे पे होते हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि भारत की जो मजबूत छवि है वो और मजबूत हो जाती है। इस बार उन्होंने कई लोगों का जिक्र किया है, इस बारे में क्या कहेंगी? इसमें कुछ भी डाउट नहीं है कि हर बार इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब भी स्पीच दी है तो वो हमेशा एक होलिस्टिक स्पीच रही है जिसमें वो सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं जो करंट टॉपिक्स होते हैं, और हमेशा उनकी तारीफ होती है इस चीज को लेकर। अभी उन्होंने ओशन रिसोर्सेज को लेकर जो बात बोली, इंडो पैसिफिक, देखिए क्वाड मीट हुई है, उसके पहले 2+2 ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ था और इसके बीच में ऑकस भी बना है। तो सभी का ध्यान इंडो पैसिफिक की तरफ है और उन्होंने ओशन रिसोर्सेज सबके लिए हैं जिनका यूज होना चाहिए और अब्यूज नहीं होना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला। तो वो उन्होंने एक इनडायरेक्ट उनका इशारा था कि चाइना की तरफ, जिस तरह वो पहले पिछले टाइम की रिपोर्ट्स के हिसाब से ONGC विदेश को उन्होंने जो वो ब्लॉक्स की ड्रिलिंग कर रहे थे अंडर वाटर वियतनाम के साथ मिलकर, वहां उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट किया और वैसे भी इंडिया को वो उस इलाके में ड्रिलिंग करने के लिए नहीं आने देता है। तो ये सारी चीजें उस चीज की तरफ इशारा थी कि ओशन रिसोर्सेज सभी के सांझे हैं
और वो सभी के लिए हैं। तो ये वाली बात उन्होंने क्लियर करके एक बहुत ही अच्छा मतलब एक सबूत दिया। और जो उन्होंने कोट किए हैं, जैसे दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में इंटीग्रल ह्यूमनिज्म को लेकर, नोबडी शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, अंत्योदय की उन्होंने बात करी। तो ये सब बातें हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को लेकर जब वो कोट करते हैं और पूरे वर्ल्ड के सामने हिंदी और संस्कृत में जब वो बोलते हैं, तो ये एक वो सेंस ऑफ प्राइड वाली बात है, एक इंडियननेस मतलब जिसको वो पूरी दुनिया में फैला रहे हैं, जिसको लेके पहले ये था कि इतना इंग्लिश में लोग स्पीचेस देते थे। तो एक ये वाली चीज है। और दूसरा अभी कल की रिपोर्ट है कि वो अपने साथ 157 आर्टिफैक्ट्स लेके लौट रहे हैं, जो मूर्तियां हैं, जो बहुत ही बेशकीमती और रेयर जो मूर्ति जो पहले चोरी करके ले गए थे कॉलोनाइजर्स, तो वो सब लेकर वो वापस आ रहे हैं, उनके फोटोज भी आए हुए हैं। तो ये एक इतनी बड़ी बात है कि इतने सालों से जो चीज चोरी करके बाहर दूसरे वेस्टर्न कॉलोनाइजर्स लेके चले गए थे, और अब मोदी जी उन सब चीजों को लेके आ रहे हैं, जो देश की धरोहर है, जो हजारों साल पुरानी मूर्तियां हैं जो कि यहाँ से लेके जाई गई थी। तो वो जब भी बाहर जाते हैं और लौटते हैं तो वो एक अच्छी मतलब एक बाहर भी अब हमारी इमेज को अच्छा करके आते हैं, और हमेशा कुछ न कुछ एक मतलब इट्स अ विन विन सिचुएशन। जब भी वो लौटते हैं तो वो देश के लिए भी एक अच्छा मतलब संदेश लेकर आते हैं। बिल्कुल। अनुपम तिवारी, रक्षा विशेषज्ञ, सुमन शर्मा, रक्षा विश्लेषक, मैं अपने दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़कर महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो पीएम मोदी अमेरिका दौरे पर थे, दौरा खत्म हो गया, यूएनयूएसए में पीएम मोदी ने भाषण दिया, उस भाषण की बहुत चर्चा हो रही है। बिना नाम लिए उन्होंने पाकिस्तान और चीन पर निशाना साधा, हिंद प्रशांत पर भी पीएम बोले, यूएन को भी नसीहत दी और भारत के वैक्सीनेशन मामले पर भी उन्होंने चर्चा की। खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए लगातार देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।